नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पुनः अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीएससी प्रथम वर्ष के बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रायोफाइटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रायोन प्लस फाइटोन। ब्रायोन का मतलब होता है मोस, जबकि फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। अर्थात ये जो पादपों का ग्रुप है ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत मोस के समान है जो पादप पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट लाइक प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ड को सबसे पहले ब्राउन द्वारा 1864 में प्रयुक्त किया गया। इस ब्रायोफाइटा पादप समूह के अंतर्गत ब्राउन के द्वारा कुछ अन्य पादप समूहों को भी सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत एल्गी, फंजाई, लाइकेंस एंड मोसेस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्राउन ने इन चार ग्रुप्स को मिला करके ब्रायोफाइटा नाम दिया। तत्पश्चात 1879 में शिम्पर ने ब्रायोफाइटा पादप समूह है, इसका जो वर्गीकरण के अंतर्गत इसके लेवल को ऊपर उठा करके इसको विभाग स्तर का दर्जा दिया गया। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब हम इसके सामान्य लक्षणों के अंतर्गत देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राप्ति स्तर। तो प्राप्ति स्तर की मतलब है कि ये पौधे कहाँ उगते हैं, अर्थात कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। विकास की दृष्टि से हम देखें तो ब्रायोफाइटा है जो आदिम अर्थात प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है, आदिम स्थलीय पादप है, और ये पादप नमी व छाया वाले आवासों में पाए जाते हैं। जीवन चक्र की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की, तो इस प्रकार के पौधों के अंतर्गत इनके जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियां हमें देखने को मिलती है, जिसमें एक पीढ़ी को हम युग्मकोद्भिद अर्थात जो युग्मक उत्पन्न करती है, तथा हम ऐसे कह सकते हैं कि जो युग्मकों को धारण करती है। वहीं दूसरी पीढ़ी जो होती है वह बीजाणुविद पीढ़ी होती है, जो कि बीजाणुओं का निर्माण करती है, अर्थात बीजाणु धारण करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुविद। और इनके जीवन चक्र में इन दोनों अवस्थाओं के बीच में है जो एकांतरण पाया जाता है। और इस प्रकार जब दो अवस्थाएं आकारिक रूप से भिन्न होती है, तो इस प्रकार के हम एकांतरण को विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं।
इनके जीवन चक्र में हम बात करते हैं तो युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद जो दो पीढ़ियां पाई जाती है, उन पीढ़ियों के अंदर जो मुख्य पीढ़ी होती है ना, जो लंबे समय तक पाई जाती है, वो पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद। और दूसरी जो इसकी पीढ़ी होती है बीजाणुभिद पीढ़ी, कि बीजाणुभिद पीढ़ी अल्पकालिक होती है तथा इस युग्मकोद्भिद पर ही आश्रित रहती है, यानी अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो अपने भोजन और पोषण के लिए जो वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहती है। अब हम बात करते हैं कि युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो जो युग्मकोद्भिद होता है वह थैलॉइड बॉडी होता है, अर्थात थैलस होता है, और थैलस है जो कैसा होता है, श्यान अथवा अथवा ऊर्ध्व होता है। श्यान से मतलब है कि लेटा हुआ, जमीन के ऊपर है जो लेटा हुआ एकदम फ्लैट, अर्थात ऊर्ध्व। और यहाँ पर तो हमें जो एक कोई थैलस देख रहे हैं जिसको मैं यहाँ पर लिख रखा लिवरवर्ट, इनको लिवरवर्ट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो ब्रायोफाइटा है उस ब्रायोफाइटा के अंदर मोस और लिवरवर्ट दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थैलस है जो दोनों तरह का हो सकता है, कि जमीन के ऊपर चिपका हुआ भी हो सकता है और जमीन के ऊपर है जो ऊर्ध्व दिशा में भी सीधा खड़ा भी हो सकता है। और इन थैलस पर हमें कई तरह के उपांग दिखाई देते हैं। जैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसमें आपको जननांग दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुंधानी एंथीरिडियम है ना, जिसको हम नर जननांग कहते हैं, और आर्किगोनियम जिसको हम स्त्रीधानी कहते हैं जो मादा जननांग है। इसके अलावा लैंगिक जनन के फलस्वरूप है ना, इसमें बीजाणुभिद का निर्माण होता है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसके ऊपर गेमा कप जो जैसा कि दिखा हुआ है, तो ये है जो मार्केंसिया जो होता है ब्रायोफाइटा उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा थैलस की जो नीचे वाली सतह होती है जो जमीन के संपर्क में होती है, उस पर है जो आपको आप यहाँ देखेंगे तो आपको है जो यहाँ पर ये हेयर नुमा यानी रोम नुमा जो आपको संरचनाएं दिख रही है, ये संरचनाएं हैं जो मूल के समान होती है, इसलिए हम उनको मूलाभास कहते हैं, राइजोइड्स। और मूलाभासों का जो कार्य है वो मूल के समान ही जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके इस थैलस को प्रदान करना होता है। और ये जो मूलाभास है ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य थैलस की संरचना होती है, और इस थैलस को हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी के रूप में जानते हैं। सहवन उत्तक सामान्यतः हम देखते हैं क्योंकि ये पौधे अधिक नमी और छाया वाले स्थानों में पाए जाते हैं, और उनका थैलस है जो छोटा होता है आकार में, इसलिए इन पादपों के अंतर्गत हमें सवन उत्तक है जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन पौधों के अंदर सवन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। जनन की हम बात करते हैं तो जनन इसमें दो प्रकार से होता है, कायिक विधि के द्वारा तथा लैंगिक विधि के द्वारा होता है। कायिक विधि की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के संरचनाओं के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है, जैसे विखंडन है ना, और बल्बेल्स है, ट्यूबर्स है, प्रोटोनिमा है आदि है। इसके बारे में हम आगे है जो विस्तार से अध्ययन करेंगे। और लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अंदर ब्रायोफाइटा के जो पादप है इनके थैलस के अंतर्गत इनमें लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। और लैंगिक जननांग के अंतर्गत हम देखें तो लैंगिक जनन होता है वो एडवांस प्रकार का था, प्रगत प्रकार का होता है। और जो लैंगिक जननांग होते हैं उसके अंतर्गत जो नर जननांग होते हैं उनको हम पौधानी कहते हैं, तथा मादा जननांग होते हैं उसको स्त्रीधानी कहते हैं। लैंगिक जननांगों की बात करते हैं तो लैंगिक जनन बहुकोशिकीय तथा बंध्य आवरण युक्त होते हैं, जबकि इससे पहले आपने देखा होगा शैवाल और कौकों के अंतर्गत जहां पर लैंगिक जननांग हमें एक कोशिकीय होते देखने को मिलते तथा उन जननांगों के चारों ओर कोई है जो आपको बंध्य
कोशिकाओं का आवरण था, जैकेट वगैरह कुछ नहीं होता है, और यानी जननांग होते तो नग्न होते हैं। लैंगिक जननांगों की बात करते हैं तो पुंधाने के अंतर्गत पुंगनुओं का निर्माण होता है। पुंगनु अर्थात वो नर युग्मक होते हैं, और ये नर युग्मक चल व द्विकशाभिकी प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी मादा जननांग स्त्री धनी होती है, वो है जो गोल एक फ्लास्क सदस्य स्ट्रक्चर होती है, और इस फ्लास्क सदस्य संरचना के आधारी भाग जो फूला हुआ होता है, उस फूले हुए भाग में एक सिंगल एग सेल्स होती है, जो कि मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है। निषेचन की हम बात करते हैं तो निषेचन इसके अंतर्गत आंतरिक होता है, तथा निषेचन के लिए जल अति आवश्यक है। निषेचन के लिए जल अति आवश्यक होने के कारण ही हम इन पौधों को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये पादप नम और अधिक नमी और छाया वाले स्थानों पर उगते हैं, लेकिन इनमें निषेचन के लिए जल अति आवश्यक है। अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, इसके फलस्वरूप ये पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अर्थात पुंगनु जब अंड के साथ में संयोजित होते हैं, तो उसके बाद में है जो पुंगनु और अंड दोनों के केंद्र मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज में विश्रामावस्थाओं का अभाव होता है। सामान्य हमने देखा था शैवाल और फंजाई के अंतर्गत जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो युग्मनज के अंदर है जो विश्राम अवस्था होती है, अर्थात युग्मनज है जो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता था, बाद में है जो वो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के पुनः नया थैलस का निर्माण करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज के अंदर रेस्टिंग स्टेज है जो नहीं पाई जाती है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। इसके नीचे जो आपने देखा था शैवाल और जो आपके कवक थे, उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि युग्मनज से जो भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अर्थात जो पादपों के अंदर भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, वो इसी ग्रुप से है जो शुरू होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो युग्मनज का निर्माण हुआ है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ है, और इस भ्रूण अंकुरित होकर के इस भ्रूण से जो बीजाणुद्भिद का विकास होगा, और ये बीजाणुद्भिद 3 भागों में विभाजित रहता है। सामान्यतः ये भाग है सबसे नीचे की तरफ जो थैलस के अंदर फंसा हुआ भाग होता है बीजाणुद्भिद का, उसको हम पाद कहते हैं अर्थात फूट, और सबसे ऊपर जो भाग होता है जिसके अंतर्गत हम बीजाणु उत्पन्न होते हैं, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। और इन दोनों भाग को अर्थात कैप्सूल और पाद दोनों को जोड़ने वाला जो वृंतनुमा संरचना होती है, उसको हम सिट्टा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो बीजाणुविद पीढ़ी होती है, उसके अंतर्गत हमें 3 भाग दिखाई देते हैं, पाद, सिट्टा व कैप्सूल। अब ये इन 3 भागों के अंतर्गत हमें है जो विभिन्न ब्रायोफाइटा के समूहों के ब्रायोफाइटा के विभिन्न है जो अलग अलग क्लास के अंतर्गत हमें इसमें विविधता देखने को मिल सकती है। युग्मनज विभाजनों के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण का जो विकास होता है वो बहिर्मुखी प्रकार का होता है। इस बीजाणुद्भिद में पीढ़ी के अंतर्गत बीजाणुद्भिद उसका कैप्सूल भाग जो है, उस कैप्सूल भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा असंख्य अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद थी वो अगुणित होती है, और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है अर्थात लैंगिक जनन जब होता है तो वहां पर युग्मनज बनता है। युग्मनज है तो द्विगुणित होता है, और उस द्विगुणित युग्मनज से जो आपका
बीजाणुभिद बनता है वो 2n होता है, द्विगुणित होता है। और बीजाणुभिद के अंदर जो कैप्सूल के अंदर जब बीजाणुओं का निर्माण होता है तो असूत्रीय विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो अगुणित बीजाणु हैं ये अंकुरित होंगे तो पुनः है जो अगुणित पीढ़ी अर्थात युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ब्रायोफाइटा के जीवन के अंतर्गत दो प्रकार की पीढ़ियां देखने को मिलती है। ये बीजाणु कैप्सूल से मुक्त होने पर अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने पर इन बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है अर्थात अथवा प्रोटोनिमा बनती है और प्रोटोनिमा से भी युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी कुछ ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हमें बीजाणुओं के अंकुरण से डायरेक्ट है जो प्रत्यक्ष रूप से युग्मकोद्भिद का विकास होता है और कुछ ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत सबसे पहले एक तंतुनुमा संरचना विकसित होती है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं और प्रोटोनिमा से आगे बाद में है जो युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हमें विषम रूपी प्रकार का पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है अर्थात दो भिन्न प्रकार की पीढ़ियां मिलकर के एक पादप की लाइफ साइकिल को पूर्ण करती है, जिसमें मुख्य है जो आपके युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है और उस पर आश्रित अन्य पीढ़ी होती है उसको बीजाणुभिद पीढ़ी होती है। तो जब इस प्रकार से एक दो भिन्न पीढ़ियों के बीच में एकांतरण होता है और एकांतरण के द्वारा है जो पादप वंश अपने जीवन चक्र पूरा करता है तो इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को हम विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। धन्यवाद।